हेलो दोस्तों, ट्रिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 बायो एनर्जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। हमने पहले एक और वीडियो बनाया था सोलर एनर्जी चैप्टर नंबर 2। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा पर। टिप्पणी लिखी है, जैव ऊर्जा क्या होती है। तो बायो एनर्जी एक प्रकार की रिन्यूएबल ऊर्जा है, यानी बायो एनर्जी जो है एक प्रकार की रिन्यूएबल ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। बायोमास ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं, यानी बायोमास ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थों को बायोमास कहा जाता है, यानी पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थों को बायोमास कहा जाता है। जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव ऊर्जा कहलाता है, यानी जीवित जीवों तथा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव ऊर्जा कहलाता है। बायोमास की उत्पत्ति वास्तव में सौर ऊर्जा के द्वारा होती है, यानी बायोमास यानी बायो एनर्जी या बायोमास की उत्पत्ति वास्तव में सौर ऊर्जा के द्वारा होती है, क्योंकि वनस्पतियों का उगना व बढ़ना सूर्य की सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी वनस्पतियों का उगना या बढ़ना यानी पेड़ पौधों का बढ़ना और उगना सूर्य की सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा विकसित होती है, यानी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो अपना भोजन बनाती हैं, जिसके द्वारा वो विकसित यानी बढ़ती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो जैविक पदार्थ ठोस द्रव गैस को जलाने के बाद प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा हमें ठोस द्रव गैस को जलाने के बाद प्राप्त होती है, जैव ऊर्जा कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, बायोमास परिवर्तन तकनीक या टेक्नोलॉजी को विस्तार में समझिए, यानी बायोमास कन्वर्जन तकनीक या टेक्नोलॉजी को विस्तार में समझिए। आंसर, बायोमास परिवर्तन तकनीक की 3 भाग निम्नलिखित हैं। बायोमास परिवर्तन तकनीक की 3 भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डायरेक्ट कंबशन प्रत्यक्ष दहन। नंबर 2, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन यानी ऊष्मीय रासायनिक परिवर्तन। नंबर 3, बायोकेमिकल कन्वर्जन वायु रासायनिक परिवर्तन। अब नंबर 1 बात करेंगे डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन क्या होता है। डायरेक्ट कंबशन मेथड में बायोमास को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर हीट एनर्जी प्राप्त की जाती है। यानी डायरेक्ट कंबशन मेथड जो होता है उसमें बायोमास को ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाकर हीट यानी ऊष्मा प्राप्त की जाती है, जिससे बायो राख में परिवर्तित हो जाता है, जिससे बायो जैव राख में परिवर्तित हो जाती है। इस मेथड का उपयोग घरेलू क्षेत्रों में स्मॉल इंडस्ट्री में किया जाता है। इस मेथड का उपयोग घरेलू क्षेत्रों में तथा स्मॉल यानी छोटी इंडस्ट्री यानी छोटे उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसका डायग्राम देखेंगे। नंबर बायोमास रिसोर्सेज, इसके बाद डायरेक्ट कंबशन होता है जिससे हीट उत्पन्न होती है। ये बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस होता है जिससे हीट इंजन होता है। हीट इंजन से ऊष्मा प्राप्त होती है, ये शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट से जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर से बिजली बनती है, ये मैकेनिकल पावर इधर प्राप्त होती है। ठीक है। फ्यूल्स जो होते हैं गैसोलीन, बायोडीजल, एथेनॉल आदि होते हैं। इसके बाद नंबर 2, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन बायोमास को अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो होता है वो बायोमास को अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देता है, जैसे गैस लिक्विड फ्यूल तथा दूसरे उपयोगी पदार्थ में। ये पदार्थ भिन्न भिन्न तापमान व प्रेशर पर प्राप्त होते हैं। इसको 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये पदार्थ भिन्न भिन्न तापमान व प्रेशर पर प्राप्त होते हैं। इसकी 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, गैसिफिकेशन। जब बायोमास को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन व एयर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गैसिफिकेशन से गैसीय ईंधन प्राप्त होता है। जब बायोमास को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन व एयर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो गैसिफिकेशन से गैसीय ईंधन प्राप्त होता है, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रोजन इत्यादि। पायरोलाइसिस क्या होता है। अब नंबर 2 बात करेंगे पायरोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें बायोमास को एक बंद पात्र में वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाए, यानी पायरोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें बायोमास को एक बंद पात्र में वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसमें उच्च ताप पर
गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सॉलिड, लिक्विड व गैसीय फ्यूल प्राप्त होते हैं। यानी पायोलाइसिस वह प्रक्रिया है। यानी पायोलाइसिस क्या होता है? यानी पायोलाइसिस में बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसमें उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सॉलिड, लिक्विड व फ्यूल पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें गैसीय ईंधन होते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, तथा लिक्विड ईंधन होते हैं मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, टॉर आदि। सॉलिड ईंधन होते हैं चारकोल प्राप्त होता है। यहाँ सॉलिड ईंधन चारकोल प्राप्त होता है। इसके बाद नंबर 3 बात करेंगे कि बायोकेमिकल कन्वर्जन क्या होता है। बायोकेमिकल कन्वर्जन में बायोमास को माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक एक्शन द्वारा लिक्विड तथा गैसीय फ्यूल में बदला जाते हैं। बायोकेमिकल कन्वर्जन में बायोमास को माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक एक्शन द्वारा लिक्विड तथा गैसीय फ्यूल में बदला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नंबर 3। तो बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वेट प्रोसेस, नंबर 2 ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस के अंतर्गत मिनिमम 20% ड्राई मैटर फ्लूइड स्टॉक के रूप में प्रयोग करते हैं। हम 20% मैटर यानी द्रव्य जो होता है वो फ्लूइड स्टॉक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 एनियोरबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, गैसिफिकेशन, केमिकल रिडक्शन। नंबर 1 बात करेंगे एनियोरबिक। एनियोरबिक डाइजेशन में मीथेन फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद फर्मेंटेशन में एथेनॉल फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। गैसिफिकेशन में मुख्यतः मेथेनॉल फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। केमिकल रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। यानी केमिकल रिडक्शन में हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे नंबर 2 ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में 28% अधिक ड्राई मैटर को फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएँ होती हैं, स्टीम गैसिफिकेशन तथा हाइड्रो जनरेशन। स्टीम जनरेशन में नंबर 1 बात करेंगे स्टीम गैसिफिकेशन। स्टीम जनरेशन में हायर ऑर्डर एल्कोहल फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। यानी स्टीम जनरेशन में जो होता है वो हायर ऑर्डर एल्कोहल फ्यूल के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 2 हाइड्रो जनरेशन क्या होता है। हाइड्रो जनरेशन में हाइड्रोकार्बन के लिक्विड फ्यूल के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी हाइड्रो जनरेशन में हाइड्रोकार्बन के लिक्विड फ्यूल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे, जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी जैव पदार्थ होते हैं उनसे हम ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, बात करें। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर O2 का उत्सर्जन करते हैं। यानी हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर O2 का उत्सर्जन करते हैं। या सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से जैव पदार्थों में संग्रहित होती है। यानी सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से जैव पदार्थों में संग्रहित होती है। जैव पदार्थों में संग्रहित ऊर्जा को विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में बदल सकते हैं। इसकी निम्न विधियाँ हैं। नंबर 1 दहन। दहन एक ऐसी विधि होती है जिसमें जैव द्रव्य को आग में जलाकर उसमें ऊर्जा प्राप्त करें। यानी दहन यानी कम्बशन। दहन एक ऐसी विधि होती है जिसमें जैव द्रव्य को आग में जलाकर उसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है, लकड़ी का ईंधन जलाना। इसके बाद दहन का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसमें जैव द्रव्य को लेते हैं, उसके बाद काटना व सुखाना, उस जैव द्रव्य को काटते हैं व सुखाते हैं, उसके बाद दहन करते हैं, उसके बाद हमें उसमें ऊर्जा हीट एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करेंगे अवायवीय पाचन। इस प्रक्रिया में जैव पदार्थ का पाचन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वायु की अनुपस्थिति में होता है। यानी अवायवीय पाचन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वायु की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का पाचन होता है, जिससे बायोगैस उत्पन्न होती है, जिससे हमें बायोगैस प्राप्त होती है। यह मीथेन गैस का मिश्रण होता है। यानी जो हमें बायोगैस प्राप्त होती है वो मीथेन गैस का मिश्रण होता है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। अवायवीय पाचन का जैव द्रव्य होता है, उसके बाद जैव पदार्थ व पानी का मिश्रण होता है। उस मिश्रण के बाद हम अवायवीय पाचन करते हैं, जिससे हमें जैव गैस प्राप्त होती है। जैव गैस जो होती है वो मीथेन गैस का मिश्रण होता है। अब इसके बाद करेंगे ताप अपघटन। ताप के द्वारा जो अपघटन होता है उसे हम ताप अपघटन कहते हैं। नंबर 4 जल अपघटन। इस विधि में किण्वन द्वारा जैव पदार्थों को एल्कोहल में बदल दिया जाता है। इस विधि में किण्वन द्वारा
इस विधि में किण्वन द्वारा जैव पदार्थों को अल्कोहल में बदल दिया जाता है। उसके बाद जल अपघटन की प्रक्रिया के पश्चात किण्वन होता है, यानी पहले हम किण्वन द्वारा जैव पदार्थों को अल्कोहल में बदलते हैं। उसके बाद जल अपघटन प्रक्रिया के पश्चात, यानी जल अपघटन की क्रिया के बाद में हमें किण्वन होता है। इसकी वजह अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। जैव पदार्थ होता है, उसके अम्ल व जल मिलाना होता है। उसके बाद जल अपघटन होता है, जिससे हमें किण्वन प्राप्त होता है। किण्वन के बाद हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। बस जल अपघटन हो गया। इसके बाद गैसीकरण। इस विधि में जैव पदार्थों को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है, यानी गैसीकरण जो होता है, इस विधि में जैव पदार्थों को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है, यानी जो जैव पदार्थ होते हैं उनको गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होती है। इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। जैव द्रव्य होता है, उसके बाद काटना व सुखाना होता है, उसके बाद गैसीकरण गैसिफिकेशन कराया जाता है, उसके बाद प्रोड्यूसर गैस हमें प्राप्त होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5, गैसीफायर के द्वारा पावर जनरेशन कैसे करते हैं, यानी गैसिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा हम पावर का जनरेशन किस प्रकार कर सकते हैं, यानी गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन प्रोसेस में गैसीफायर मुख्य उपकरण है, यानी गैसीफायर मुख्य उपकरण है गैसिफिकेशन प्रोसेस में, जहां बायोमास जलाकर और गैस के रूप में बदलकर गैसेस फ्यूल प्रदान करता है, यानी जहाँ बायोमास जलकर, यानी गैसीफायर मुख्य उपकरण होता है जब बायोमास जलकर और गैस के रूप में बदलकर गैसेस फ्यूल प्रदान करता है, जो मुख्यतः ऑक्सीडेशन लेयर, रिडक्शन लेयर, थर्मल डिकम्पोजिशन लेयर आदि प्राप्त होते हैं। गैसीफायर से विद्युत उत्पन्न करने की दो विधियां हैं, यानी गैसिफिकेशन जो होता है उसके द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करने की दो विधियां हैं। नंबर 1, गैसीफायर से प्राप्त गैसों का प्रयोग करके, यानी गैसिफिकेशन से जो गैसें प्राप्त होती हैं उसका प्रयोग करके गैस टरबाइन द्वारा जनरेटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी जो हमें गैसीफायर से जो गैसें हमें प्राप्त होती हैं उसका उपयोग करके हम टरबाइन चला सकते हैं। टरबाइन से जनरेटर चलता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा तरीका यह है कि गैसिफिकेशन से प्राप्त गैस को जलाकर बॉयलर में पानी को सुपर हीटेड स्टीम में बदलकर, यानी जो गैसिफिकेशन से प्राप्त गैस को जलाकर, यानी जो गैस प्राप्त होती है उसको जलाकर बॉयलर में पानी को सुपर हीटेड स्टीम में बदलकर स्टीम टरबाइन चलाया जाए और स्टीम टरबाइन से जुड़ा अल्टरनेटिव विद्युत ऊर्जा प्रदान करे। गैसीफायर का वो देखेंगे डायग्राम। ये बोर्ड यहाँ से इसमें जो गैसें आती हैं उसका कंबसन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, ये गैस होती है। यहाँ से ये गैस जाती है, यहाँ से गैस इस बॉयलर में जाती है, बॉयलर के द्वारा गर्म होने से यहाँ स्टीम यानी भाप बनती है। भाप से यहाँ टरबाइन होती है, जिससे भाप से टरबाइन घूमती है। टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होता है, जिससे टरबाइन से जनरेटर घूमता है और जनरेटर के घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रकार पावर जनरेशन ऑफ गैसीफायर से हम बिजली प्राप्त। एडवांटेज, यानी गैसीफायर के क्या लाभ हैं। लाभ, इसकी संरचना टिकाऊ होती है, इसकी रिपेयरिंग व मेंटेनेंस आसान होता है, इसकी स्थापना के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसकी दक्षता 70 से 90% होती है। अब इसके अनुप्रयोग देख लेंगे। दुग्धशाला में, तेल मिल में, नंबर 2 चूल्हा व भट्टियों में, सिंचाई के लिए पंप को चलाने में, चक्की चलाने में, गैस इंजन वाले वाहन को चलाने में इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद बात करें गोबर गैस। वह गैस जो